गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम केमिस्ट्री सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं लोहे के निष्कर्षण को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपका। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लास्ट तक देखें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर हम लोहे की बात करें, आयरन की बात करें, तो आज के समय में आयरन सबसे शक्तिशाली है, यानी कि हर क्षेत्र में इसकी उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो लोहे से बचा हुआ है। तो देखते हैं, देखो लोहे के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लोहे का निष्कर्षण। सही है। तो मैं आपको लोहे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में बताऊंगा भाई। तो देखेंगे, देखो अगर लोहे धातु की हम बात करें तो भू परपटी में पाई जाने वाली ये मुख्य रूप से दूसरी सर्वाधिक मात्रा की धातु है। भूपर्पटी में पाई जाने वाली, क्योंकि एल्यूमिनियम देखो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है भूपर्पटी में, जबकि दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। तो लोहे को आप याद रखेंगे, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 4.3 वेट के अकॉर्डिंग लगभग 4.3 भूपर्पटी में इसकी एवरेज परसेंटेज होती है। लेकिन अलग अलग स्थानों पर इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सभी जगह एक जैसी परसेंटेज नहीं होती है पदार्थों की। और अगर हम भूपर्पटी में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्वों में बात करें तो चौथा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो आप याद रखेंगे। तो भूपर्पटी में तो ये प्रारंभ से ही था, लेकिन भारत में जो लोग थे उन्हें ये बहुत लंबे समय के बाद मिला। सही है। आप जानते हैं, देखो जो मानव की अगर हम बात करें तो मानव ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? कॉपर को। लेकिन लोहे से वो परिचित नहीं था। जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको पता होगा भाई, जब भारत में आर्य आए तो पहले ऋग्वेदिक काल का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ भाई? ऋग्वेदिक काल का प्रारंभ हुआ। और ऋग्वेदिक काल लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य चलता है। 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य। और इस समय तक जो मानव था, यानी कि ऋग्वेदिक आर्य थे, उन्हें लोहे के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। इसके बाद 1000 बीसी के समय में इन्हें लोहा मिलता है एटा के अतरंजी खेड़ा से लोहा मिलता है। और जब इन्हें लोहा मिला तो ये पूरा काल ही बदल गया। इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाने लगा। और ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं अभी। सही है। नहीं पढ़ी है तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इन चीजों को, तो आप याद रखेंगे। उत्तर वैदिक का काल का जो टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का है। और ये वो समय है कि जब तक हमारे पास कॉपर था तब तक तो हम ग्रामीण सभ्यता में जी रहे थे। हम किस सभ्यता में जी रहे थे भाई? ग्रामीण सभ्यता में। और उत्पादन मात्र खाने के लिए होता था, संचित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था। लेकिन जैसे ही जीवन में लोहा आया, क्योंकि लोहा कठोर धातु होती है, तो इसके आने से उत्तर वैदिक आर्यों का नगरीकरण हुआ। क्या हुआ भाई? नगरीकरण हुआ। और नगरीकरण होने के साथ साथ उत्पादन भी बहुत अधिक होने लगा। उत्पादन का लोहे से क्या संबंध है? क्योंकि प्रारंभ में उत्तर भारत के क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था। लोग वनों को केवल उतना ही काटते थे जितना कि खाने के लिए उत्पादन हो सके। तो लोहा मिलने पर इतनी कठोर धातु थी तो आसानी से पेड़ों को काटा गया। तो जंगल के जंगल पूरे सफा कर दिए गए और वहां पर उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर होने लगा। और अगर अब जब से लेकर अब वर्तमान में देखें तो अब तो वर्तमान में लोहे का रोल बहुत बड़ा हो चुका है भाई। तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी अपने आप में आपके सारे क्वेश्चन हैं। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अगर हम लोहे के बारे में बात करें तो ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व। क्या है भाई? ये संक्रमण तत्व है जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये मुख्य रूप से आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में रखा गया है। कहां रखा गया है भाई? डी ब्लॉक में। तो तीनों बातें याद रखना। लोहा एक संक्रमण तत्व है, यह
ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाता है और इसे डी ब्लॉक में रखा गया। आवर्त सारणी में इसे कहां रखा गया, तो डी ब्लॉक में इसे मुख्य रूप से वर्ग संख्या 8 में रखा गया, वर्ग संख्या 8 में, और आवर्त संख्या 4 में रखा गया है। जब हम जो आपकी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी को पढ़ेंगे तो ये वर्ग और आवर्त कैसे निकाले जाते हैं हम सीखेंगे भाई। आपको बिल्कुल भी रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं हो आप बिल्कुल भी। वर्ग 8 कह सकते हैं या फिर 8th बी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है भाई, 8th बी में इसका स्थान है। तो ये 2-3 बातें और हैं जो आपको याद रखनी है इससे संबंधित। देखो ये बहुत सारी चीजें थी परसेंटेज के आधार पर, तो मैंने इन्हें नोट कर लिया है भाई। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, लोहे से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए हम चलेंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इन्हें नोट कर सकते हैं। वास्तव में हम लोहे का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं, और लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है भाई, अयस्क से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोहे के प्रमुख अयस्क। तो लोहे के जो अयस्क हैं कई रूपों में पाए जाते हैं। लोहे के अयस्क सल्फाइड अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क होते हैं, ऑक्साइड अयस्क होते हैं। तो कई रूपों में आप लोहे के अयस्क को देखेंगे भाई। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं ऑक्साइड अयस्क। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं लोहे के प्रमुख अयस्क, लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं, लोहे के प्रमुख अयस्क। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं ऑक्साइड अयस्क। कौन से लिख रहे हैं अभी, ऑक्साइड अयस्क। और सबसे महत्वपूर्ण यही है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। 3 प्रमुख ऑक्साइड अयस्क हैं। पहला है मैग्नेटाइट, सही है भाई। और मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4, Fe3O4। इसे लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये लोहे का एकमात्र चुंबकीय अयस्क है। कैसा है भाई, चुंबकीय अयस्क है। तो आप याद रखेंगे लोहे का एकमात्र चुंबकीय अयस्क कौन सा है, मैग्नेटाइट। क्लियर है भाई। अगला देखेंगे, दूसरा होता है हेमाटाइट। हेमाटाइट होता है, और हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। अगला है देखो, इसे रेड हेमाटाइट भी कहते हैं, इसे रेड हेमाटाइट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हल्का सा ये लाल होता है भाई। अगला होता है देखो लाइमोनाइट, और इसका सूत्र होता है Fe2O3.3H2O। तो ये 3 प्रमुख अयस्क हैं जो किस प्रकृति के हैं, ऑक्साइड, यानी कि लोहे के साथ साथ इनमें ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला है देखो कार्बोनेट अयस्क। अगला है कार्बोनेट अयस्क, और कार्बोनेट अयस्क में मुख्य रूप से एक ही है, सिडेराइट। कौन सा है भाई, सिडेराइट। और सिडेराइट का सूत्र होता है FeCO3, फेरस कार्बोनेट कह सकते हैं। तो ये सिडेराइट होता है। और 2 प्रमुख सल्फाइड अयस्क हैं, 2 प्रमुख सल्फाइड अयस्क हैं। तो याद रखना सल्फाइड अयस्क मुख्य रूप से 2 हैं। एक होता है कॉपर आयरन पाइराइट, सही है। और इसका सूत्र होता है FeS2। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सूत्र होता है FeS2। इसे झूठा सोना भी कहते हैं, इसे झूठा सोने के नाम से भी जानते हैं। झूठा सोना किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे FeS2 आयरन पाइराइट को, या फिर फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, इसे फूल्स गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो फूल्स गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं, आयरन पाइराइट को। और अगला है देखो कॉपर में भी हम पढ़ चुके हैं, कॉपर पाइराइट या फिर कॉपर पाइराइट नहीं, तो मैंने बताया था एक नाम और है इसका, कैल्कोपाइराइट। तो ये जो कैल्कोपाइराइट होता है CuFeS2। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा भाई
कि कॉपर में मुख्य रूप से लोहे और सल्फर की अशुद्धि होती है, तो मुख्य रूप से लोहा भी है इसमें, तो इसीलिए ये मुख्य रूप से लोहे का अयस्क भी है, मुख्य रूप से लोहे का अयस्क भी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे जो भी प्रमुख अयस्क हैं मैंने आपको लिख दिए हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने समझा दिए हैं। तो देखो इनके बारे में तो ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता भाई, ये जो सल्फाइड अयस्क हैं मुख्य रूप से इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, इनमें लोहे की मात्रा बहुत कम होती है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क माना जाता है वो माना जाता है मैग्नेटाइट, सही है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अयस्क माना जाता है हेमाटाइट। अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क यानी कि A1 ग्रेड का जो है, तो आप मैग्नेटाइट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्धि के अतिरिक्त भी 70% लोहा होता है, अशुद्धि के अतिरिक्त भी 70% लोहा किसमें होता है? मैग्नेटाइट में। तो आप याद रखेंगे मैग्नेटाइट लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, मैग्नेटाइट लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है और इसमें 50 से लेकर 50 to 60% आयरन होता है। तो हेमाटाइट दूसरा सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है, हेमाटाइट लोहे का दूसरा सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है, और लाइमोनाइट को तीसरा माना जाता है और सिडेराइट को चौथे नंबर का। तो ये चार क्रम मैंने आपको लिख दिए और आपको ऐसे ही याद रखने हैं लोहे के चार सबसे शुद्धतम रूप कौन से होते हैं। सबसे A1 क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट, दूसरा A2 क्वालिटी का होता है हेमाटाइट, और तीसरा होता है लाइमोनाइट, और चौथा और सबसे बेकार होता है सिडेराइट। ये सबसे बेकार नहीं है भाई, इससे भी बेकार श्रेणी के ये पड़े हैं नीचे, लेकिन इनकी बात हम नहीं कर रहे। तो चार मुख्य देख रहे हैं और इनमें से हमें इन तीन के बारे में तो कोई बात करनी भी नहीं है, इन तीन के बारे में। तो बाकी के जो बचे कुचे हैं उनके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी भाई। अगर कोई बात पूछी जाती है आपसे तो इन दोनों के बारे में ही पूछी जाती है। तो देखो इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं देखो आपको वो भी समझाता हूं, आप दोनों बातें याद रखेंगे। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और इसमें लगभग 70% आयरन होता है। इसमें फर्स्ट क्वालिटी का है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी का, सही है। और सेकंड क्वालिटी का होता है हेमाटाइट, हेमाटाइट, और लगभग 50 से 60% Fe होता है। इसमें लगभग 50 से 60% Fe होता है। अगर हम भारत में बात करें, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो भारत में ये दोनों ही लोहे पाए जाते हैं, भारत में ये दोनों ही लोहे पाए जाते हैं। लेकिन सेकंड क्वालिटी का लोहा भारत में पाए जाने वाले लोहे का 80% है, यानी कि भारत में 80% लोहा कौन सा पाया जाता है? सेकंड क्वालिटी का। कौन सा पाया जाता है भाई? सेकंड क्वालिटी का। और बहुत कम मात्रा में मैग्नेटाइट पाया जाता है। जो मैग्नेटाइट है मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है, दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मुख्य रूप से ये गोवा में आपको देखने को मिलेगा भाई, गोवा में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है मैग्नेटाइट प्योर फॉर्म में। और आप याद रखेंगे गोवा के बाद ये मुख्य रूप से आपको मिलेगा कर्नाटक में, कर्नाटक में। और कर्नाटक में आपने एक खान का नाम सुना होगा कुंद्रेमुख, तो कुंद्रेमुख की खान में मुख्य रूप से, सही है, कुंद्रेमुख की खान में मुख्य रूप से ये मिलता है आपको। दूसरा है देखो कर्नाटक के बाद केरल में ये भी मिलता है, केरल में भी बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट आपको मिलता है भाई। तो केरल में एक स्थान है कोझिकोड, कोझिकोड, तो कोझिकोड में मुख्य रूप से ये मिलता है। इसके बाद देखो तमिलनाडु में भी आपको ये मिलेगा, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में दो प्रमुख खानों में पाया जाता है, एक तो सलेम की खानों में, सलेम की खानों में, और दूसरा तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, यहां पर मुख्य रूप से ये वाला लोहा पाया जाता है। तो याद रखेंगे भारत में मैग्नेटाइट बहुत कम मात्रा में मिलता है, जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत के 4 राज्यों में, मुख्य रूप से गोवा, कर्नाटक के कुंद्रेमुख, केरल के कोझिकोड और तमिलनाडु के सलेम,
या तिरुचिरापल्ली में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर ये हेमेटाइट 80% कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे, मैं इसे रख कर देता हूं, आप इसे नोट कर लेना भाई, सही है। तो चाहे तो मैं ऊपर लिख देता हूं, देखो ये जो मुख्य रूप से हेमाटाइट पाया जाता है आपका उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, सही है। मुख्य रूप से जैसे आप देखेंगे, सबसे पहला आप देख सकते हैं भाई उड़ीसा में ये पाया जाता है, सही है। उड़ीसा में कहां कहां पाया जाता है, क्योंझर के पठार में, क्योंझर के पठार में, ये जो क्योंझर का पठार है आप जानते हैं भाई बराम ज्यादा समूह में पड़ता है। बराम ज्यादा समूह की बात अभी करेंगे, देखो तो मुख्य रूप से कहां पड़ता है, बराम ज्यादा समूह में। और दूसरा देखो सुंदरगढ़ जिले में भी ये मिलता है आपको, और इसके अतिरिक्त मयूरभंज जिले में भी मिलता है, मयूरभंज जिले में भी आपको मिलता है। तो मयूरभंज जिले में मुख्य रूप से कुछ खाने हैं, तो उन खानों को याद रखना। एक है बादाम की पहाड़ी, तो बादाम की पहाड़ी में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। और एक है गुरु माही सानी, तो गुरु माही सानी में भी आपको बहुत अधिक मात्रा में लोहा देखने को मिलेगा, लेकिन कौन सा लोहा, हेमाटाइट लोहा। क्लियर है भाई। इसके अतिरिक्त देखो आप देखेंगे मुख्य रूप से जो लोहा होता है वो झारखंड में भी मिलता है भाई। झारखंड में सिंहभूमि जिला है, तो आप याद रखेंगे सिंहभूमि जिला भी किसके अंतर्गत आता है भाई, बराम ज्यादा समूह के अंतर्गत। बराम ज्यादा समूह है क्या, तो आप याद रखना झारखंड और उड़ीसा में एक आयरन बेल्ट है, या आप ऐसे कह दो बिल्कुल देसी भाषा में कि वह क्षेत्र जहां पर आयरन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, उस क्षेत्र को बराम ज्यादा समूह कह दिया गया है। और ये मुख्य रूप से उड़ीसा के क्योंझर के पठार वाले क्षेत्र में और झारखंड के सिंहभूमि वाले जिले में पड़ता है। और इसका अधिकांश भाग झारखंड में ही है, बराम ज्यादा समूह का बराम ज्यादा समूह का अधिकांश भाग कहाँ है, मुख्य रूप से झारखंड में है। और झारखंड का ये जो सिंहभूमि जिला है, यहाँ की दो खानें बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो पसीरा बुरू की खान, और दूसरी नोआ मुंडी की खान, नोआ मुंडी की खान। तो ये दोनों खाने बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं भाई। ये दोनों खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, आपकी मुख्य रूप से लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। और देखो झारखंड तो हमने पढ़ लिया, उड़ीसा पढ़ लिया, अब छत्तीसगढ़ को देखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ की दोनों खानों को आप रट लें, कई बार और बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में दो खाने हैं, एक तो बेलाडिला और डल्ली राजहरा। तो ये दो प्रमुख खान हैं। ये दोनों की दोनों कहां पड़ती हैं भाई, छत्तीसगढ़ जिले में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती हैं। तो बेलाडिला और डल्ली राजहरा की खान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध हैं, लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये जो हेमाटाइट सेकंड श्रेणी का कोयला है, लोहा है, ये मुख्य रूप से और भी राज्यों में पाया जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र में भी इसे देख सकते हैं भाई, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला है, रत्नागिरी जिले में ये मिलता है, सही है। और आपको कर्नाटक में भी ये देखने को मिल सकता है। कर्नाटक में भी एक है संदूर की पहाड़ी, और दूसरा हमने ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं भाई, दक्षिण प्लेटो जब पढ़ा था तो एक बताया था हमने बाबा बुदन की पहाड़ी। तो बाबा बुदन की पहाड़ी भी मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो आपको याद रखना है भाई। अब हम पढ़ते हैं कि लोहे का निष्कर्षण इनसे किस प्रकार से किया जाता है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको याद करने हैं, लिख लिख कर देखने हैं अगर नहीं याद होते हैं
तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट डाउन कर सकते हैं अभी। सही है, तो मैं इसे रब कर रहा हूं। अब आप हेडिंग लिख सकते हैं लोहे का निष्कर्षण। लोहे का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, तो एक हेडिंग लिखें आप, लोहे का निष्कर्षण मुख्य रूप से उसके ऑक्साइड अयस्क। लोहे का निष्कर्षण मुख्य रूप से उसके ऑक्साइड अयस्क से किया जाता है, और ऑक्साइड अयस्क में भी मैग्नेटाइट और हेमाटाइट से। अगर देखेंगे, देखो मैग्नेटाइट से लोहे का निष्कर्षण करेंगे तो उच्च क्वालिटी का होगा, और इसका उपयोग हम इस्पात बनाने में करते हैं। किसके? इस्पात के निर्माण में। तो आप ये ध्यान रख लें। तो दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं, मैग्नेटाइट भी ले सकते हैं आप, हेमाटाइट भी ले सकते हैं, दोनों से ही प्योर लोहे को प्राप्त किया जा सकता है। सही है, तो देखते हैं, देखो क्या क्या प्रोसेस होता है लोहे के निष्कर्षण में। देखेंगे, देखो हम पढ़ रहे हैं Fe का निष्कर्षण। Fe का निष्कर्षण और किससे? लोहे के ऑक्साइड अयस्क। लोहे के ऑक्साइड अयस्क से पढ़ रहे हैं भाई। और लोहे के ऑक्साइड अयस्क में तीन थे, कौन कौन से? एक तो मैग्नेटाइट आप ले सकते हैं। दूसरा हेमाटाइट, किससे? हेमाटाइट से। तो मुख्य रूप से इन दोनों से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो वो वाले प्रोसेस बिल्कुल सेम हैं जो पीछे हम बात करके आ चुके हैं। जब इसे चट्टानों से निकाला जाएगा तो बड़े बड़े पिंडों के रूप में होगा। तो उन बड़े बड़े पिंडों को पहले हथौड़े से तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर दलित मित्र में या दलित मिल में या फिर स्टाम्प मिल में डालकर उन्हें क्या करते हैं? पीस लेते हैं। किस प्रकार से, वो सारी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं। तो आपके पास ये दोनों अयस्क किस रूप में आ गए? पिसे हुए रूप में। तो जब पिसे हुए रूप में आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद सबसे पहला और फिजिकल प्रोसेस इंपोर्टेंट होता है इसका सांद्रण। क्या कराते हैं हम? सांद्रण। तो आप याद रखेंगे, लोहे के अयस्क का जो सांद्रण करते हैं हम घनत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा करते हैं। ये क्वेश्चन आया है भाई, आपका एनडीए में पूछा जा चुका है। घनत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा इसका क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, घनत्वीय यानी कि ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने बात की थी, जो पिसा हुआ अयस्क है उसे बहते हुए जल में डालते हैं। जब बहते हुए जल में डालेंगे तो जो हल्की अशुद्धि हैं, रेत की, मिट्टी की, वो तो बहते हुए जल के साथ चली जाएंगी, लेकिन लोहे के जो भारी कण हैं वो नीचे ही एकत्रित हो जाते हैं जल से भीगकर। तो इस प्रकार से जो अयस्क है वो तो नीचे रह जाएगा, और जो गैंग या अधात्री अशुद्धि हैं वो जल के साथ बह जाएंगी। तो घनत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा हमने इसका क्या कर लिया भाई? सांद्रण कर लिया। और जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क है वो कैसा है? नम, यानी कि उसमें क्या है? नमी, क्योंकि पानी में हमने उसे भिगोया है। तो अब इसका हम क्या करेंगे अभी? दूसरा, पहला प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेस, इसमें से नमी को गायब करेंगे, और नमी गायब करने के लिए निस्तापन किया जाता है। फिर उसके बाद इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, और उसके लिए क्या किया जाता है? भर्जन। जब आपको भर्जित अयस्क प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हम इसका कराते हैं प्रगलन। और प्रगलन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बड़ी बात्या भट्टी का। किसका प्रयोग करते हैं भाई? बड़ी बात्या भट्टी का प्रयोग करते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है, बड़ी बात्या भट्टी का प्रयोग करते हैं हम। और बड़ी बात्या भट्टी में इसका जो लोहे का ऑक्साइड है उसका कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन हो जाता है, द्वारा अपचयन हो जाता है। तो पीछे हमने पढ़ा था भाई, लोहे का जो निष्कर्षण किया जाता है वो अपचयन विधि द्वारा, और किसके द्वारा अपचयन करते हैं इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा इसका अपचयन हो जाता है और हमें लोहा प्राप्त हो जाता है। तो याद रखेंगे प्रगलन में जो बड़ी बात्या भट्टी है प्रगलन में जो बड़ी बात्या भट्टी है उससे प्राप्त जो लोहा होता है वो कच्चा लोहा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कच्चा लोहा। आप याद रखेंगे
बड़ी बात्या भट्टी से निष्कर्षित जब लोहा आपको प्राप्त होता है तो कच्चा लोहा या फिर इसे पिग आयरन भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? पिग आयरन। तो याद रखेंगे कच्चा लोहा या पिग आयरन प्राप्त होता है और इसमें Fe लगभग 95% होता है। बस Fe कितना होता है? 95%। बाकी की 4 से 4.5% कार्बन होता है और बची हुई शेष अशुद्धि होती हैं सिलिकॉन की, फास्फोरस की, आपकी सल्फर की और मैंगनीज की। तो ये सारी अशुद्धियां इसमें उपस्थित होती हैं। तो आप याद रखेंगे बात्या भट्टी से प्राप्त होने वाला जो लोहा होता है वो कच्चा लोहा या पिग आयरन होता है। कच्चा लोहा या पिग आयरन जिसमें 95% Fe, 4 से 4.5% कार्बन और शेष सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और मैंगनीज की अशुद्धियां होती हैं। और इस कच्चे लोहे से ही मुख्य रूप से हम ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील या इस्पात का निर्माण करते हैं। तो आप याद रखेंगे आपको चाहे मुख्य रूप से क्या करना हो भाई, मैं इसे रख कर देता हूं। देखो आपको चाहे ढलवा लोहा बनाना हो, ये प्रकार है। देखो इसमें भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी देखो बताता हूं मैं आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके पास क्या प्राप्त हो गया निष्कर्षण में? आपके पास प्राप्त हो गया मुख्य रूप से कच्चा लोहा। क्या प्राप्त हो गया भाई? कच्चा लोहा। और ये जो कच्चा लोहा है इसे पिग आयरन भी कहते हैं आप, पिग आयरन के नाम से। तो इसी लोहे से आप निर्माण करते हैं 3 चीजों का। एक तो ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, और इसे कास्ट आयरन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? कास्ट आयरन के नाम से। एक होता है पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, और तीसरा होता है इस्पात, इस्पात या फिर स्टील कहते हैं इसे। तो आप याद रखेंगे इन तीनों का निर्माण कच्चे लोहे से ही किया जाता है। और कच्चे लोहे में 95% तो कार्बन है, सॉरी Fe है, और बाकी का बचा हुआ 4 से 4.5% मुख्य रूप से क्या है भाई? कार्बन। तो कभी कभी ये पूछा भी जाता है, ये चारों ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं और आपसे पूछेगा इनमें सबसे शुद्धतम रूप कौन सा, प्योर फॉर्म। तो आपको बनाइन टिक करना है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, जबकि इस्पात लोहे की मिश्र धातु है। जबकि इस्पात क्या है? लोहे की मिश्र धातु, और यह निर्भर करती है उसमें मिलने वाले पदार्थों पर। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखें जो ढलवा लोहा होता है मुख्य रूप से इस लोहे में 92 से 94%, 92 से 94% लोहा होता है और 2 से 4% कार्बन और शेष बाकी की सल्फर की, फास्फोरस की, सिलिकॉन की और मैंगनीज की अशुद्धियां होती हैं। अगर पिटवा लोहे की बात करें तो 98.8% से लेकर 99.9% तक इसमें लोहा होता है। सही है। तो देखो आप ऐसे ही देख सकते हैं प्योर फॉर्म है, जबकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 0.1 से लेकर 0.25 मात्र होती है। और लोहा कितना प्योर है इस बात का हम पता लगाते हैं कार्बन की मात्रा से। जिस फॉर्म में कार्बन कम से कम होगा वो फॉर्म प्योर मानी जाएगी। और सबसे कम कार्बन किसमें होता है भाई? पिटवा लोहे में। और इसके बाद इस्पात मुख्य रूप से लोहे की और कार्बन की मिश्र धातु है, लोहे की और कार्बन की मिश्र धातु है। और बहुत सारी इस्पात को मैंने लिखा है, इस्पात कोई एक प्रकार का नहीं होता है, उसमें और भी पदार्थ मिलाए जा सकते हैं और उन पदार्थों के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं, और उनके प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं हम ये भी पढ़ेंगे। तो आप याद रखना सबसे प्योर फॉर्म इनमें कौन सी होती है? ढलवा लोहे की। और इस्पात को लोहे की मिश्र धातु के नाम से हम जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कितना, लगभग 0.1 से 1.5%। देखो इसमें 0.25% है केवल, जबकि इसमें कितना पहुंच गया 1.5%। तो इसीलिए स्टील को भी पिटवा लोहे से कम शुद्ध रूप माना जाता है, कम प्योर फॉर्म मानी जाती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। देखो
अब एक एक करके हम पढ़ रहे हैं कि स्टील कौन कौन से प्रकार की। स्टील को आप एक रूप में नहीं रख सकते। स्टील उसमें मिलने वाली अनेक धातुओं के आधार पर कई प्रकार की हो सकती है। जैसे, तो ये तो आप समझ गए, इस्पात या स्टील क्या होती है, लोहे और कार्बन की मिश्र धातु होती है, जिसमें कार्बन लगभग 0.1 से लेकर 1.5 तक हो सकता है, और कहीं कहीं आप इसे 0.25 से भी देख सकते हैं। 0.25 से लेकर 1.5% तक इसमें क्या होता है भाई, कार्बन होता है। तो सबसे पहली स्टील जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, स्टेनलेस स्टील। क्यों? क्योंकि ये जंग रोधी होती है। इसमें मुख्य रूप से जंग नहीं लगती है, या फिर ना के बराबर जंग लगती है। तो ये होती कैसी है, तो आप याद रखेंगे, स्टेनलेस स्टील में लोहे और कार्बन के अतिरिक्त 18% कॉपर, क्रोमियम और निकिल मिला होता है। तो ये किस किस की मिश्र धातु होती है, लोहे की, कार्बन की, क्रोमियम और निकिल की। इन चारों की मिश्र धातु को आप क्या कहेंगे, स्टेनलेस स्टील। और ये कैसी होती है भाई, जंग रोधी, संक्षारक होती है, लोहे का संरक्षण करती है, उस पर जंग को नहीं लगने देती। इसीलिए इसका प्रयोग घर में यूज होने वाले बर्तनों में करते हैं। आप घर में जो बर्तन देखते हैं भाई स्टील के, वो जनरली इसी के बने होते हैं, और जो आप चिकित्सालयों में औजार देखते हैं स्टील के, वो भी मुख्य रूप से इसी के बने होते हैं। तो याद रखना। अगला है देखो, टंगस्टन इस्पात यानी कि टंगस्टन स्टील, और इसमें मुख्य रूप से टंगस्टन 15 से 20% होता है, और टंगस्टन के अतिरिक्त इसमें क्रोमियम की भी 5% मात्रा होती है। क्रोमियम के अतिरिक्त इसमें वेनेडियम भी मिला होता है, इसमें वेनेडियम भी कुछ मात्रा में मिला होता है। तो मुख्य रूप से टंगस्टन इस्पात, टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, साथ ही साथ कार्बन और लोहे की मिश्र धातु होती है, और ये हाई टेम्परेचर सह सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें टंगस्टन मिला है। आप जानते हैं भाई, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है, हाई टेम्परेचर को सबसे ज्यादा यही सहन कर सकता है, तो इसीलिए उच्च ताप को सह सकता है। और सभी कठोर वस्तुएं इसी से बनती हैं। जो ड्रिलिंग करते हैं, नहीं तो ड्रिलिंग करने वाली चीजें इसी की बनती है। ड्रिलिंग करने पर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है पदार्थ, तो लोहा पिघले नहीं, इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है भाई, टंगस्टन। तो याद रख सकते हैं आप। इसके बाद देखो, सिलिकॉन इस्पात। सिलिकॉन इस्पात में मुख्य रूप से 35 से लगभग 35% सिलिकॉन मिला होता है। लोहा, कार्बन और 35% सिलिकॉन, और कार्बन जो होता है इसमें ना के बराबर होता है, बहुत कम। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर और विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैग्नेट लगी होती है, उसे बनाने में मुख्य रूप से इसी का प्रयोग किया जाता है। अगर सिलिकॉन की मात्रा 15% कर दी जाए, 35% से कितनी कर दी जाए भाई, 15%, तो ये अधिक कठोर हो जाता है, और साथ ही साथ अम्ल रोधी भी हो जाता है। सही है, जो एसिड होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा क्या होता है, ऊपर होता है अम्लों से, यानी कि हाइड्रोजन से। इसीलिए किसी भी अम्ल में लोहे को डालने पर वो उसमें गल जाता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है और लोहा गल जाता है भाई। लेकिन अगर इस वाले हम स्टील को डालेंगे तो ये कैसा है, अम्लरोधी। तो चाहे तो इसका उपयोग आप अम्लों को प्रवाहित करने वाले पाइपों में करें, या फिर पंपों में, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे जो जनरल होती है आपकी, जनरल लोहा होता है, वो अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और उसका क्या होने लगता है, डिके, क्षय, नष्ट होने लगता है। लेकिन ये नहीं होता, तो आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे, देखो, कोबाल्ट इस्पात होता है। कोबाल्ट इस्पात क्या होता है, इसमें लोहे के और कार्बन के अतिरिक्त मुख्य रूप से 35% कोबाल्ट भी मिला होता है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका प्रयोग आप कहां करते हैं, विशिष्ट चुंबकीय गुण होने के कारण जो स्थायी चुंबकें आप देखते हैं, जो आपके मतलब साउंड ऑर्गन होते हैं, साउंड ऑर्गन में स्पीकर के पीछे जो चुंबक लगी होती है, साउंड ऑर्गन में, अरे स्पीकर होता है, पीछे चुंबक जो होती है वो इसी की बनी होती है। वो एक स्थायी चुंबक होती है। कैसी चुंबक होती है, स्थायी, स्टेबल मैग्नेट होती है। तो कोबाल्ट इस्पात का ही प्रयोग किया जाता है। वो प्योर लोहा नहीं होता, प्योर लोहे में मैग्नेटिक गुण ना के बराबर होता है बस। तो आप याद रखेंगे। अगला है मैंगनीज इस्पात।
क्या है भाई, मैग्नीज इस्पात। तो मैग्नीज की तो पहले से भी अशुद्धि थी लोहे में, तो आप याद रखेंगे यदि उस अशुद्धि को बढ़ाकर 7 से लेकर 20%, 7 से 20 कर दिया जाए तो लोहा अत्यंत कठोर हो जाता है, लोहा अत्यंत कठोर हो जाता है और टूटता फूटता नहीं है और बहुत ही सॉलिड हो जाता है। तो इन सभी विशेषताओं के कारण इसका प्रयोग हेलमेट बनाने में, और चोर जिस अलमारी को, तिजोरी को नहीं तोड़ सके उस तिजोरी को बनाने में, और मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी और कठोर चट्टानें होती हैं उन्हें तोड़ने में, ड्रिलिंग करने में इसी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक कठोर और दृढ़ होता है, बहुत ही रिजिड और सॉलिड होता है। रिजिड और सॉलिड होने के कारण इसका प्रयोग किसमें करते हैं? चट्टानों की ड्रिलिंग करने में, और चोर जिस तिजोरी को नहीं भेद पाए उसके बनाने में। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। एक है देखो निकेल इस्पात, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। निकेल इस्पात यानी कि निकेल स्टील क्या होता है भाई? अगर निकेल में 36%, अगर इस्पात में कार्बन और आपके लोहे के मिश्रण में 36% निकेल मिला दी जाए, निकेल के साथ साथ कभी कोबाल्ट भी हो सकता है देखो, या फिर निकेल और कोबाल्ट दोनों भी हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना, बहुत कम कम मात्राओं का अंतर होगा, ज्यादा नहीं। तो इसका उपयोग करते हैं हम वैज्ञानिक उपकरण बनाने में। जितने भी वैज्ञानिक उपकरण होते हैं रिसर्चेबल, साइंटिफिक, तो उनके बनाने में, और जितने भी यंत्र होते हैं उनके बनाने में प्रयोग करते हैं। अगर निकेल की मात्रा बढ़ाकर 46% कर दी जाए, 36 से 36 से 46 कर दी जाए, तो इसकी विशेषताएं बदल जाती हैं और इसका प्रयोग फिर किस में किया जाता है? लैंपों के बल्ब बनाने में और रेडियो के बल्ब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद, इसे वीडियो को पढ़ने के बाद आप लोहे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, और मैं इतना दावा करता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़कर आएंगे इससे संबंधित। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको मिले। थैंक यू।